गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम नेहा शर्मा और हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years एंड वी लर्नड अबाउट हाउ द डिफरेंट डायनेस्टीज हैव रूल्ड इंडिया एंड हाउ दे हैव इफेक्टेड आवर कंट्री कल्चरली एंड सोशली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फूड में, क्लोथ्स में कैसे उन लोगों का असर पड़ा जो बाहर से इन्वेडर्स आए थे इंडिया में। मुगल पीरियड के बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ा कि कैसे जो है कुछ टाइप के फूड हैं जो इन्फ्लुएंस थे मुगल एम्पायर से। आज है 13 जुलाई 2020 और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ईरानीज मतलब जो पर्शिया से आए हैं, ठीक है। अफगानिस्तान से जो आए, टर्क्स टर्की कंट्री से जो आए हैं, एंड टूरानीज, ये भी एक मुस्लिम कंट्री है, वर माइग्रेटेड were migrated to India throughout this period. Most of them were सूफी सेंट्स एंड स्कॉलर्स। अब देखिए क्या हुआ। सूफीज्म जो है ना, ये एक तरीके की भक्ति मूवमेंट जो है ना मुस्लिम्स का, वो था। मतलब कि आप कैसे ईश्वर से जुड़ सकते हो बिना आपको किसी की मीडिएटर की हेल्प लिए बिना, ठीक है। जो सूफी सेंट थे, स्कॉलर्स थे, ये मोस्टली जो थे वो ईरान और अफगान और यहाँ से इन देशों से आए थे, ठीक है। दे केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एज टर्की इज द वेस्ट एंड मंगोलिया इन द ईस्ट। ओके जो ये टर्की जो कंट्री है वो इंडिया से वेस्ट में पड़ता है और मंगोलिया जो है इंडिया के ईस्ट में पड़ता है, वहां से ये लोग आए थे। कमिंग ऑफ दीज न्यू पीपल चेंज्ड मैनी थिंग्स इन इंडिया। वी विल रीड अबाउट मैनी सच चेंजेस इन दिस सेक्शन। अब देखिए इन लोगों के आने से क्या क्या चेंजेस आए, वो मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में इफेक्ट बताने की कोशिश की थी कि कैसे हम एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के खान पान को, ड्रेसेस को, भाषा को, रीति रिवाजों को हम कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ही जो ये इन्वेडर्स आए थे बाहर से, उनका क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे फूड पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो समोसा खाते हैं, इट इज नॉट अ इंडियन फूड। ये ओरिजिनली इंडिया का नहीं है, ये मिडल ईस्ट का है। ओके मिडल ईस्ट का है, वहां से ये आया है। और उसमें जो था वो फिलिंग कुछ और होती थी अंदर, और हमने इसको इंडियननेस दे दी। उसमें आलू, छोले वगैरह पता नहीं क्या मिक्स करके, मतलब दूसरे की चीज को लेकर के उसमें थोड़ा अपना फ्लेवर ऐड करके उसको अपना बना लेना, ठीक है। ये होता है कल्चरल अडेप्शन। हिंदुस्तानी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, राजस्थानी, उड़िया, इसका मतलब है जो हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, were some of the many languages which developed and flourished in various regions of India. ये सब भाषाएं बढ़ी और फ्लरिश हुई। However, along with the introduction of Arabic and Persian scripts, a new language called Urdu was developed, which was unique to the Indian subcontinent. अब एक नई भाषा आई, which was Urdu. What is Urdu? Urdu actually it was developed by some soldiers. मतलब जो लोग मुगल टाइम पे, मुगल के एम्पायर में जो सैनिक होते थे, तो एक्चुअली होता क्या था कि कुछ सैनिक जो थे वो हिंदी बोलने वाले थे, ठीक है, और कुछ जो थे वो पर्शियन बोलने वाले थे, मतलब फारसी जो थी भाषा वो ऑफिशियल भाषा थी मुगलों की। मतलब कि अगर वो कोई भी गवर्नमेंट का काम होता था, उनके यहाँ पे सरकारी काम होता था, तो वो लोग उसी भाषा में उनके पास लिखा हुआ रहता था, मतलब हिंदी में नहीं लिखा हुआ होता था, ठीक है। तो ये दो भाषाएं थी उनकी मोस्टली इम्पोर्टेंट मुगल एम्पायर में, और जो सैनिक होते थे वो ये दो टाइप की भाषा बोलते थे। अब ये लोग आपस में साथ में रहते थे, ठीक है, बोलते थे, बात करते थे, कनेक्शन थे इनके। तो इन दोनों भाषाओं के शब्दों से और इनकी स्क्रिप्ट से जो है उर्दू भाषा का जन्म हुआ था। ये एक नई भाषा थी अरेबिक और पर्शियन को यूज करके, ठीक है। चलिए, मतलब जैसे बाकी जो भाषाएं हैं अरेबिक और पर्शियन, वो जैसे लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है, ये भी लेफ्ट टू राइट ही पढ़ी जाती है और लिखी जाती है।
historical records exist in various languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, if different from modern Persian. अब देखिए काफ़ी ऐसे रिकॉर्ड्स, मतलब हिस्ट्री में काफ़ी ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, प्रूफ्स मिलते हैं, या फिर ऐसी कुछ बुक्स मिलती है जिनमें ये सब लिखा हुआ हो, जिससे पता चलेगा आपको कि मिडिवल टाइम में दो टाइप के टाइम होते हैं. एक तो होता है एंशिएंट, एक होता है मिडाइवल, मुगलों का टाइम, और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री. तो मिडिवल टाइम में पर्शियन में कैसे ये मॉडर्न हो गई, ये हमने देखा होगा, क्योंकि भाषा में भी फर्क आता है. हिंदी भाषा में भी फर्क आया कि नहीं आया? आज से 80-90 साल पहले जो हिंदी बोलते थे वो आज नहीं बोलते हैं. काफ़ी डिफरेंस होगा उसके अंदर. ठीक है. द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड ऑफ ग्रामर एंड वॉक्यूबुलरी. ग्रामर आपको पता ही है क्या होती है. वॉक्यूबुलरी का मतलब होता है शब्द, वर्ड्स. ठीक है. बट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम. ऐसा नहीं है कि इतने सालों में मिडाइवल पर्शियन जब चेंज होके मॉडर्न पर्शियन बनी, तो ऐसा नहीं हुआ कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर और वॉक्यूबुलरी बदले, बल्कि शब्दों का मतलब भी बदल गया. तो देखो कितना ज़्यादा बढ़ा है आगे, है ना. भाषा जो है, जो हमारी लैंग्वेज है, कितनी ज़्यादा मॉडिफाई हो गई. लेट अस लर्न टर्म हिंदुस्तान. इसका मतलब क्या है वर्ड का? टुडे वी न्यू इट एज इंडिया. पहले जो आए थे इस देश में लोग, वो लोग हिंदुस्तान बोलते थे, लेकिन अब हम इंडिया बोलते हैं मॉडर्न टाइम्स में. तो देखो जब देश का नाम ही बदल गया तो फिर तो भाषा तो चेंज होती ही आई. द मॉडर्न नेशन स्टेट when the term was used in the 13th century by Minhaj Saraj, a chronicler who worked in Persian. He meant the areas of Punjab, Haryana and lands between Ganga and Yamuna. He used the term in political context for lands and were part of reign of the Delhi सुल्तान. अब हुआ क्या, देखो ये जो वर्ड है ना हिंदुस्तान, ये सबसे पहले यूज किया मिनहाज ए सराज ने. ठीक है. ये जो थे ये एरिया में रहते थे, नॉर्थ में. ठीक है. तो इन्होंने ये चीज बताई कि कैसे जो है, मतलब लैंड का नाम इन्होंने रखा हिंदुस्तान. गॉट इट. पीस ऑफ लैंड ही तो है इंडिया, और क्या है. द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड अलोंग with the extent of sultanate, but the term never included South India. अब देखो हुआ क्या, इन्होंने जो बताया, जैसे हम इंडिया का मैप में छोटा सा बनाने की कोशिश करती हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. जैसे मान लो ऐसा कुछ इंडिया है, बड़ा गंदा सा बनाया मैंने. अब देखो इसमें है क्या, मान लो जैसे दिल्ली इस साइड है ना, मान लो क्या है इसी साइड. तो ये वाला एरिया, जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत, मतलब यहाँ के जो किंग्स हैं, इधर वाले एरिया को मिनहाज सिराज ने बताया कि ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया हिंदुस्तान है. गॉट इट. अब क्या हुआ कि इन लोगों ने, इन सुल्तानों ने अपना एरिया एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा लिया. तो क्या हुआ, हिंदुस्तान भी बढ़ने लग गया. तो इन्होंने ये बताया कि इन्होंने जो हिंदुस्तान उसको टर्म दी, वो धीरे धीरे बढ़ ही रही थी. ठीक है. लेकिन साउथ इंडिया तक ये टर्म नहीं पहुंच पाई, क्योंकि साउथ इंडिया के एक्सट्रीम तक पहुंचने में मुगल्स जो थे वो एबल नहीं थे, वो नहीं पहुंच पाए थे साउथ इंडिया तक. गॉट इट. Yes. Contrary to this, in the early 16th century, Babur used the term Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of subcontinent. ठीक है. उन्होंने, अब बाद में क्या हुआ, ये तो हम बात कर रहे थे 13th सेंचुरी की. ठीक है. लेकिन जब बाबर आया तो उन्होंने 16th सेंचुरी में क्या किया, इन्होंने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब हमारे देश का जो नाम है उसको डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने
बताया कि ये जो नाम है वो क्या इंक्लूड करता है। ज्योग्राफी मतलब कि इंडिया जो है वो कहाँ पर स्टेटेड है ग्लोब में या कहीं पर भी। फौना, देखो 2 वर्ड्स होते हैं, फ्लोरा से आपको पता चल जाएगा कि फ्लावर्स मतलब पेड़ पौधे। अगर कोई टर्म मुझे पेड़ पौधों से रिलेटेड बोलनी है तो मैं फ्लोरा बोलूंगी। फौना का मतलब होता है जानवर, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया हिंदुस्तान वर्ड में क्या, ज्योग्राफी, यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है वो, और इनहेबिटेंट्स मतलब जो ओरिजिनली जहाँ के रहने वाले हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप चित्तौड़ में ही आपका गांव है, आपके दादा परदादा भी वहीं पे ही जन्मे हैं, यहीं पे ही रहे हैं, तो आप लोग चित्तौड़ से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, नेटिवली यहीं से बिलोंग करते हैं। अब कोई बाहर से किसी की कोई जॉब है या किसी का ट्रांसफर होके यहाँ पे आया है, वो यहाँ पे रह रहा है, तो वो यहाँ का नेटिव नहीं है, वो यहाँ का इनहेबिटेंट नहीं है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने यहाँ के लोगों के बारे में बताने के लिए इस वर्ड हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। Thank you for listening to me and please subscribe to my channel. Please do it, okay? Thank you so much. Have a nice day.